नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, पर्टिकुलर इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तो अक्षांश और देशांतर आपके क्लियर होने चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत क्यों है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से इन्हें बोला जाता है और इनको खींचने की ट्रिक क्या है, मतलब इनको कैसे खींचा गया है। तो देखिए, आपने ग्लोब या मैप के ऊपर कुछ आड़ी और खड़ी रेखाएं देखी होंगी, है ना। इन्हीं को हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। जैसे अक्षांश जो है ये हमारे लैटिट्यूड कहलाते हैं, जबकि देशांतर जो है ये हमारे लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई है? ये खींची गई है आड़ी, या फिर आप इनको हिंदी में बोल सकते हैं क्षैतिज, या इनको आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल। जबकि लॉन्गिट्यूड्स जो है ये कैसे खींची गई है? खड़ी, या फिर इनको अपन कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं वर्टिकल। आपने कभी भी कोई ग्लोब या मैप देखा होगा, ग्लोब के ऊपर आपको कुछ इस तरह की लाइंस जो हैं ये देखने को मिलेंगी। कुछ इस तरीके से आपको ये ग्लोब देखने को मिलता है। या फिर आपके पास कभी कोई मैप आता है तो आपको कुछ इस तरह की लाइंस उसमें देखने को मिलती होंगी, है ना। ये मतलब जो पूरा ग्रिड बनता है ना, ये ग्रिड जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बनता है, यही हमारे अक्षांश और देशांतर है। बेसिकली अक्षांश और देशांतर की जरूरत हमें क्यों है? बिकॉज ये हमें किसी भी जगह की मैप के ऊपर लोकेशन बताते हैं। आज की तारीख में तो अक्षांश और देशांतर और भी ज्यादा यूजफुल हो गया। आप जो भी जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं ये सभी अक्षांश और देशांतर के अनुसार ही चलता है। अपन जब कभी भी बात करेंगे, इंडिया का ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात करें, तो मैं बार बार आपसे कहूंगा भाई यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर गुजरता है, वगैरह वगैरह। तो अपन इन सब की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं अक्षांश आपके साथ डिस्कस करूं, जो कि हमारे क्या है, लैटिट्यूड्स, है ना। तो आप देखें, अक्षांश और देशांतर में डिग्री का प्रयोग होता है। इट मींस ये कौन होंगे, है ना, क्योंकि डिग्री का प्रयोग तो सिर्फ कोण में ही होता है। तो हमने क्या किया, आपने बचपन के अंदर एक आपका पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता था, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर एक इस प्रकार का आपके पास एक टूल था, है ना। इसको आप चांदा, चंदा, प्रोटेक्टर, डी, इन सब नामों से जानते थे, है ना। तो बेसिकली ये काम आता था कोण खींचने के। कोई एंगल आपको ड्रॉ करना है, लेट से 40 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, तो आप इसकी मदद से खींचा करते थे। आप सोचो, इसको मैं यूं क्यों उठा के यहां पे रख दूं, ये कुछ ऐसा लगेगा आपको, 0 डिग्री, 0 डिग्री, एंड बेसिकली बिल्कुल बीच में कौन आ जाएगा, 90 डिग्री। सही बात है। आपको अगर याद हो तो इस पर्टिकुलर प्रोटेक्टर में, डी में, यहां पे था 1 2 3 4, एंड ऐसे चलते 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 यहां लास्ट पॉइंट क्या आता था, 89 डिग्री का। और सेम बात 0 से लेके 89 तक के पॉइंट 1 2 3 4 5 6 आपको अप टू कब कहां तक, 89 डिग्री का पॉइंट यहां भी मिलता था। मतलब अगर मैं इसको राइट हैंड साइड कह दूं और इसको लेफ्ट हैंड साइड कह दूं, तो 0 से लेके 89 तक का पॉइंट लेफ्ट साइड में भी है, 0 से लेके 89 तक का पॉइंट राइट साइड में भी। ओके, 90 डिग्री का यहां एक ही पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार 45 डिग्री का एक एंगल खींचो, है ना, तो मान लो 45 डिग्री यहां पर कहीं आता है, तो वो एंगल यहां से भी खींचा जा सकता है, और वो एंगल यहां से भी खींचा जा सकता है। मतलब अगर यहां पे अगर अपन खींचने की कोशिश करें, तो मान लीजिए 0 से यहां से शुरू करता हूं, 45 डिग्री का एक पॉइंट मैंने यहां पे लगा दिया, 0 से मैं यहां शुरू करता हूं, 45 डिग्री का एक पॉइंट मैंने यहां पे लगा दिया। 2 पॉइंट मिल गए ना। 2 पॉइंट अगर आपको मिल गए तो आप एक लाइन खींच सकते हो, है ना। तो 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली हमारे पास ये एक लाइन तैयार हो गई। इसी लाइन को मैं क्या बोल दूंगा, 45 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री लैटिट्यूड। इट मींस हर अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से अपना कोण दिखाता है। क्योंकि हमने यहां पर 2 बिंदु और उनको मिलाने वाली एक लाइन खींची थी, दैट्स वाई हम बोल देते हैं 45 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। बिकॉज हमारे पास उस पर्टिकुलर लाइन को खींचने के कम से कम कितने पॉइंट होंगे,
2 पॉइंट होंगे, समझ रहे हैं आप। तो इस हिसाब से अगर मैं इन लाइंस को काउंट करूं कि टोटल कितनी लाइंस खींच सकता हूं मैं, तो आप सोचो 0 के बाद पहली लाइन कौन सी आएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे चलते चलते आखिरी लाइन कितनी आएगी, आखिरी पॉइंट कितने डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। तो 1 to 90 संख्या कितनी होती है, 90। सेम बात अगर ये हाफ सर्कल है, नीचे वाला भी तो एक हाफ सर्कल है, इधर आप देखो यहां 1 से शुरू करूं तो खत्म कहां पे करूंगा, 90 डिग्री पे खत्म करूंगा। यहां पर भी क्या होगा, 90 संख्या है ऊपर, 90 संख्या है नीचे। और याद रखिए आपने शुरू कहां से किया था, 1 से शुरू किया था। यहां भी 1 से 90 तक गए थे, यहां पर भी 1 से 90 तक गए थे। आपने 0 को तो जोड़ा ही नहीं, 0 डिग्री भी तो एक लाइन है ना। तो बेसिकली एक लाइन में 0 डिग्री की जोड़ दूंगा, 90 प्लस 1 टोटल कितना आ जाएगा, 181। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, 181। पर इसमें एक छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अगर मैं आपसे कहूं अक्षांशों की कुल संख्या, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, तो आपका आंसर डेफिनेटली क्या होगा, 181, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए ना कि अक्षांश रेखाओं या अक्षांशीय वृत्तों की कुल संख्या, वृत्तों की कुल संख्या, तो यार ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मतलब क्या है, देखो अगर एक लाइन ड्रॉ करनी है, रेखा खींचनी है, तो आपके पास हमेशा कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। एक पॉइंट से कभी लाइन नहीं खींची जा सकती। ऐसे कैसे, अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल, तो भी आपके पास एक फिक्स सेंटर के चारों तरफ लोकस होना चाहिए। लोकस समझते हो ना, पूरा लोकस होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो सकता। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं मैं यहां पे, कि आप अगर यहां पे देखो 0 से शुरू करके 89 तक का जो पॉइंट, अभी जो मैंने आपको प्रोटेक्टर बताया था कि भाई 0 से लेके तुम शुरू करो 89 डिग्री तक का पॉइंट तुमको लेफ्ट साइड में भी मिल रहा है, और 0 से लेके 89 तक का पॉइंट तुमको राइट साइड में, दोनों तरफ मिल रहा है। 90 डिग्री का एक ही पॉइंट है। इट मींस 90 डिग्री का तुमने जो पॉइंट या तो यहां लगाया है या फिर यहां पे लगाया है, इससे अक्षांश रेखा नहीं खींची जा सकती, इससे अक्षांशीय वृत्त नहीं खींचा जा सकता। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, ये अक्षांश तो है, इट विल बी कंसिडर एज ए लैटिट्यूड, इसको अक्षांश तो लेंगे हम, बट इसको हम अक्षांश रेखा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसको खींचने के लिए हमने सिर्फ एक बिंदु का प्रयोग किया है। इसीलिए अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि अक्षांश रेखाओं या अक्षांशीय वृत्तों की कुल संख्या, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 179। इसमें कौन से एक्सक्लूड कर दिए, किसको हटा दिया तुमने, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को हटा दिया। ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना आप। अक्षांशों की कुल संख्या आंख बंद करके 181, बट अगर क्वेश्चन ऐसा हो अक्षांशीय वृत्तों की अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, तो कितना बोलोगे, 179। हटाया किसको हमने, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने सीखा कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, 181। बट अगर अक्षांशीय वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, 179। तो देखो एक बार मैं वापस से थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। अभी आपने क्या सीखा कि 0 डिग्री एक अक्षांश जो आप खींचते हैं, वो इस ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है, सेम बात, इसको अपन क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, या फिर इसको मैं क्या बोल दूंगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि हमारा जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, इधर मैंने अभी आपको बताया ये पॉइंट 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री उत्तर, ये वाला 90 डिग्री साउथ यानी 90 डिग्री दक्षिण। 3 लाइनें तो आपको समझ में आ गई, मतलब ऊपर वाले 2 पॉइंट है, मान लिया, है ना। अब देखो आपको
कुछ चीजें और सीखनी है। जैसे आपने सबसे पहली बात से क्या सीखी, अक्षांशों की कुल संख्या 181। अगली चीज जो आपको सीखनी है, आप देखो अगर आपने ये 0 डिग्री खींचा, नेक्स्ट लाइन क्या होगी 1 डिग्री, अगली 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा। एक बात नोट करो, हर अक्षांश के बीच की दूरी बराबर है, मतलब 1-1 डिग्री का फर्क है ना। जब डिग्री का फर्क सेम है तो इसमें डिस्टेंस का भी फर्क सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है दो अक्षांशों के बीच की दूरी पृथ्वी पर हमेशा बराबर रहती है। कितना रहती है? 111 किलोमीटर रहती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी पृथ्वी पर सभी जगह बराबर है। कितनी है? 111 किलोमीटर है। याद रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी पृथ्वी पर सभी जगह बराबर रहती है, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट चीज देखो, आपको दो जो है वो अक्षांश बड़े अच्छे से आने चाहिए। एक अक्षांश है यहां पर जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तर, दूसरा अक्षांश है यहां पर जिसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। भी नीचे वाली जो है ये है मकर रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। बीच वाली तो आपको पता ही है, ये तो आप आराम से कर सकते हो। क्या ये हमारी कौन सी है? ये भूमध्य रेखा है जिसको अपन क्या कहते हैं? इक्वेटर। इसको अपन क्या कहते हैं? इक्वेटर, है ना। क्वेश्चन क्या समझना है आपको, क्या लॉजिक क्या समझना है कि यार ये 23.5 डिग्री ही क्यों लिया, नीचे 23.5 डिग्री ही क्यों लिया, 23 रख लेते, 24 रख लेते, है ना। आधा डिग्री रखने का क्या सेंस था यहाँ। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो अर्थ है ना वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है ना। जैसे आप ये देखो, हमारी जो अर्थ है वो पूरे सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार पथ के अंदर चक्कर लगाती, कुछ इस तरीके से। उसको ये चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 1 साल लगता है, 365 दिन लगते हैं। अब ध्यान से देखो, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। इस पोजीशन को देखो आप, इस पोजीशन में अगर आप देखो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है, सनलाइट डायरेक्टली फॉल हो रही है। इट मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी ज्यादा होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल पीछे चला गया है, इसलिए यहां पे क्या होगी? ठंड होगी। अब ये अर्थ घूमते 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 यहां पर पहुंची। अब देखो साउदर्न हेमिस्फीयर पे अर्थ की किरणें, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है ना। इसका मतलब है कि इस बार साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? गर्मी होगी, समर्स होंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगी? सर्दी आ जाएगी, विंटर्स आ जाएंगे। मतलब देखो कंटिन्यूसली नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर जो है उसमें ऋतुएं बदल रही है, सीजन्स बदल रहे हैं। अगर आप ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते तो ऐसा इमेजिन करो, एक रूम है, सारी लाइट बंद है, उसमें मैं खड़ा हूं एक बड़ी बॉल लेके, बिल्कुल अंधेरा है, मेरे सर के जस्ट ऊपर एक लाइट है, ये बॉल है ऐसे। अब ऊपर से जब लाइट आ रही है तो बॉल का ऊपर वाला हिस्सा बहुत चमकदार दिखाई देगा, बाकी कोई लाइट नहीं है पूरे रूम में। नीचे वाला हिस्सा आपको उतना चमकदार नहीं दिखेगा जितना ऊपर वाला दिख रहा है ना। अब सेम आप एक्सपेरिमेंट को एक कदम आगे बढ़ाओ, लाइट ऊपर से हटाओ, लाइट को नीचे रख लो, है ना। अब देखो आप नीचे वाले हिस्से पे सूर्य की किरणें, लाइट की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी, ऊपर वाले पे उतनी नहीं पड़ेंगी। एक्चुअली यही होता है यहां पे। ऐसा नहीं होता कि मैंने बोला कि साउदर्न हेमिस्फीयर पीछे चला गया तो सनलाइट उसको दिखेगी नहीं, नहीं, सनलाइट तो होती है बट उतनी इंटेंसिटी नहीं होती। सोच के देखो आप, एक आप गर्मियों का टाइम है और आपके 10-11 बजे हुए, घड़ी में आपके नहीं है ना, तो घड़ी में 10-11 बजे हुए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब आप पसीने पसीने हो जाते हो, 40-40 डिग्री 42 डिग्री तापमान हो जाता है। अब यही सर्दियां है, जनवरी की सर्दी है, 10-11 बजे में आप कंबल ओढ़ के धूप में बैठे हो। क्या सर्दी में जो 10-11 बजे की धूप है और गर्मियों में 10-11 बजे की धूप है, आप उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि सर सर्दी वाली में थोड़ा धुंधला दिखता था, गर्मी वाली में बड़ा तेज दिख रहा है? नहीं, धूप तो वही है पर उसकी इंटेंसिटी, जो टेम्परेचर आपको फील होता है उसमें बहुत फर्क है। ओके, बट होता क्या है कि जो बिल्कुल हमारा इक्वेटर है, बिल्कुल हमारा क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर के आसपास 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ,
इक्वेटर के आसपास 23.5 डिग्री से लेके नीचे वाले 23.5 डिग्री तक साल का कोई भी महीना हो, कोई भी सिचुएशन हो, सनलाइट इस पर्टिकुलर पोर्शन पे तो डायरेक्ट पड़ती। इसका मतलब है कि जो हमारे अर्थ के ऊपर ये 23.5 डिग्री अक्षांश, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये वाली जो मकर रेखा है, अर्थ की कोई भी पोजीशन हो, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, रेंज में हमारी सनलाइट हमेशा डायरेक्ट पड़ेगी। इसलिए हमने इसको पर्टिकुलरली 23.5 लिखा, बिकॉज ये फिनोमिना सनलाइट डायरेक्ट पड़ने का ये 23.5 तक ही होता है, 24 डिग्री तक जाता ही नहीं। इसलिए हमको 23.5 इधर भी लिखना पड़ा और इधर भी लिखना पड़ा। बात समझ रहे हैं आप? ऐसे नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। मैं बोल रहा हूं कि साल भर इस पर्टिकुलर एरिया में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने का मतलब है गर्मी। अभी तो लिखा मैंने, है ना? तो ऐसे नहीं समझ में आता तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आप इंडिया का मैप देखो, आप इंडिया का मैप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। समझ रहे हैं? अब यहां पे कहीं पे 0 डिग्री होगा, यानी कि 0 से इस 23.5 डिग्री के बीच में तो सनलाइट क्या पड़नी चाहिए? डायरेक्ट पड़नी चाहिए। इसका मतलब इस क्षेत्र में साल भर गर्मी का मौसम रहना चाहिए, तो रहता है। क्यों नहीं रहता है? आप चेन्नई चले जाएं, बैंगलोर चले जाएं, आप इधर कोचीन चले जाएं, आप इधर बॉम्बे चले जाएं, साल के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है 32 टू 35 डिग्री सेल्सियस, एंड मिनिमम टेम्परेचर जा रहा है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं आप? मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन इतना हो ही नहीं रहा है। आप इधर राजस्थान आ जाए, पंजाब हरियाणा आ जाए, इस तरफ अगर आप जाओगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है 42 टू 45 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर जा रहा है 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आप देखो, सीजन बदलता है ना, तो तापमान का इतना फर्क आ जाता है। तो कर्क और मकर रेखा की इंपॉर्टेंस क्या है? इनके बीच में साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। ओके, तो मैं अब आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूं, है ना? इस डायग्राम को आप फॉलो करो और इसी में से जो क्वेश्चन बनने हैं वो बन जाएंगे। जैसे मैंने बिल्कुल बीचों बीच में खींचा था 0 डिग्री, है ना, जिसको हमने क्या नाम दिया? या तो इसको इक्वेटर बोलो या फिर इसको भूमध्य रेखा बोलो। फिर मैंने दूसरी जो 2 लाइन्स खींची वो मैंने यहां पर खींची, एक यहां पर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, उत्तरी अक्षांश है, जिसको हमने क्या बोला? या तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलो, यानी कि कर्क रेखा बोलो। दूसरी जो लाइन है हमारे पास वो यहां पर है, इसको 23.5 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांश बोलो, इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं? मकर रेखा। फिर आप देखिए, मैंने अभी आपके लिए यहां पर 90 डिग्री नॉर्थ उत्तर और 90 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिण ये भी लिखा था, है ना? तो इनको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और ये जो हमारा है ये है दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ये कौन सा है? ये है साउथ पोल। समझ रहे आप? पूरी पृथ्वी जो है ना ये एक बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसलिए पृथ्वी का जो सबसे टॉप पॉइंट है यहां से मैग्नेटिक लाइंस, चुंबकीय बल रेखाएं लगातार निकलती रहती है और साउथ के अंदर ये लगातार घुसती रहती है, इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझ रहे? 2 लाइंस और याद रखो यार, ये भी काम की है। ये इससे लिख देता हूं मैं। एक लाइन है यहां पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको अपन बोलते हैं, इस पर्टिकुलर को इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री तो आर्कटिक वृत्त, यानी कि आर्कटिक सर्किल, और इसको अपन बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्किल। बेसिकली क्या होता है
ये 66.5 से 90 डिग्री के बीच का जो पार्ट है ना, इस पर साल भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। मतलब ये पर्टिकुलर इलाका जो है ना, ये साल भर सर्दी में ही रहेगा, बर्फ ही जमी हुई रहेगी, यहाँ पे कभी गर्मी आएगी इसमें। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहा हूँ। अक्षांश रेखाओं में आपको क्या क्या याद रखना है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से कोण को बताती है। द लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, पहली बात। दूसरी बात, अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड इज 181। बट अक्षांशीय वृत्त या अक्षांश रेखाएं, अगर लैटिट्यूडनल सर्कल और लैटिट्यूडनल लाइंस की बात आ जाए तब 179 लिखना। क्यों? 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, ये क्या है? बिंदु अक्षांश है। ये चीज शायद मैंने लिखी नहीं थी, मैं लिख देता हूं। 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ को हम बोलते हैं बिंदु अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं अपन? बिंदु अक्षांश, या क्या बोलते हैं? पॉइंट लैटिट्यूड, है ना? क्या बोलते हैं? पॉइंट लैटिट्यूड। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये आप जरूर याद रखना कि कभी पूछ ले आपसे कि बिंदु अक्षांश किसे कहते हैं, पॉइंट लैटिट्यूड किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है इसको अपन पॉइंट लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, फिर मैंने आपसे बताया 0 डिग्री अक्षांश जो है ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इसको अपन इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, इसको अपन कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिक सर्कल, 90 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इक्वल एवरीवेयर ऑन अर्थ। कितना था? 111 किलोमीटर। आंकड़ा कितने का है? 111 किलोमीटर का। और चाहो तो एक बात याद रख सकते हो, वैसे तो क्या सिंपल मैथमेटिक्स है। आप देखो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होगा? जो बिल्कुल सेंटर में होगा, है ना? डायमीटर सबसे बड़ा होता है ना सर्कल में, तो भूमध्य रेखा सबसे लंबा है। फिर जैसे जैसे आप 90 डिग्री की तरफ जा रहे हो, अक्षांश क्या हो रहा है? लेंथ में क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। बस इतनी सी बात याद रखो। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अपन देशांतर की। अगली बात क्या करते हैं? देशांतर की, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स की। अब देखो, आपने एक एक डिग्री के गैप से क्या खींचे थे? अक्षांश खींचे थे। एक एक डिग्री का गैप था, है ना? अब क्या है, अपने को जब मैंने अभी आपको बताया था कि मैप के अंदर क्या बनानी होती है? ग्रिड बनानी होती है। क्या बनानी होती है? ग्रिड बनानी होती है ना? तो ग्रिड के हर बॉक्स बराबर कब बनेंगे? जब जितना डिस्टेंस लैटिट्यूड्स में था उतना ही डिस्टेंस किस में होना चाहिए? लॉन्गिट्यूड्स में भी होना चाहिए। तो एक एक डिग्री का गैप करना है बेसिकली। तो आप देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है, तुमको सर्कल के एक एक डिग्री के टुकड़े करने हैं। तो एक सर्कल के आप एक डिग्री के मैक्सिमम कितने टुकड़े कर सकते हो? देखो, जैसे मान लो कि पहले मैं ऐसे ऐसे कुछ एक दो लाइन खींच देता हूँ। मान लो कि ये 0 डिग्री है, ठीक है? और इस सर्कल के सेंटर से मैं इसके टुकड़े करना शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 करते 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 मैं यहाँ पे आऊँगा तो कितने डिग्री का कट लगेगा? 90 डिग्री का। यानी कि इस 0 से यहाँ तक मैं एक एक डिग्री के कितने कट लगा सकता हूँ? 90 कट लगा सकता हूँ। यहाँ से चलो 91 92 93 4 4 करते 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 आप यहाँ तक आ जाओ। टोटल कट कितने के लग जाएंगे? 180 के लगेंगे नहीं? फिर आगे बढ़ते जाओ, 181 2 3 4 5 6 करते 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 आप यहाँ तक आ जाओ। कितना हो जाएगा? 270। फिर इससे चलते चलते 71 72 करते 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 आप यहाँ तक आ जाओ। तो टोटल कितने कट लग जाएंगे? 360। यानी कि एक सर्कल के आप अधिकतम कितने टुकड़े कर सकते हो? 360 टुकड़े कर सकते हो। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होगी? 360। देशांतरों की कुल संख्या कितनी होगी? 360, क्योंकि आप पूरे सर्कल पर एक एक डिग्री के 360 टुकड़े कर सकते हो। ओके, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? देखो, जो 0 डिग्री है वही क्या है? 360 भी। जो 0 डिग्री है वही 360 भी है। तो हमको कैसे पता चलेगा सर्कल के ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर, कि भैया 0 डिग्री कौन सा है, 360 कौन सा है? क्योंकि लाइन तो दोनों की एक ही होगी। तो गड़बड़ बात है। तो फिर इसका हमने सॉल्यूशन निकाला कि अपन यूं करते हैं कि जो देशांतर रेखाएं खींचेंगे वो 180 के पेयर में खींच देंगे। मतलब 180 का एक ग्रुप बनाएंगे, 180 का दूसरा ग्रुप बनाएंगे। तो 180 प्लस 180 वापस कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया? हमने एक मैप लिया। हमने क्या लिया? एक मैप लिया, और इस मैप के बिल्कुल बीच में हमने खींचा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
0 डिग्री क्या कर रहा है, मैप को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 0 डिग्री के राइट हैंड साइड में अगर आप जाओगे तो जो कुछ भी है वो क्या है, पूर्व है, ईस्ट है। 0 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाओगे जो कुछ भी है वो क्या है, पश्चिम है, यानी कि वेस्ट है। अब वही वाली बात, 180 का पेयर ईस्ट में भी खींचना है, 180 का एक ग्रुप वेस्ट में भी खींचना है। तो शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 करते 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 लास्ट लाइन कितनी खींचोगे, 180 डिग्री की। ऐसे कैसे, इधर से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 करते 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 लास्ट लाइन किसकी खींचोगे, 180 की। अब आपको क्या लग रहा है, सर आप कह रहे थे 0 और 360 की लाइन एक ही हो जाएगी, तो यहां पर तो 180 डिग्री की दो लाइन हो गई, एक इधर और एक इधर, तो ये तो हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप जैसे कि नॉर्मली मान लीजिए कि ये हमारा मैप है ना, ये हमारा मैप है और ये मैप का बिल्कुल बीच वाला इलाका है, बीच वाली जो लाइन है 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री से इस कोने पे जाओगे तो ये 180 डिग्री, 0 डिग्री से इस कोने पे जाओगे तो ये 180 डिग्री। अब मान लो मैं इनको, पृथ्वी ऐसी तो है नहीं फ्लैट, पृथ्वी तो गोल है। अब ये 0 से चल के तुम जाओ तो भी वही 180 आएगा, इस 0 से चल के तुम जाओ तो भी वही 180 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री एक्चुअली एक कॉमन लाइन है, उभयनिष्ठ रेखा है। देखने में दो बना दी मैंने, बट इट इज ए कॉमन लाइन। तो फिर आपको लगेगा सर आपने 180 डिग्री की एक लाइन ली तो हमारी गिनती गड़बड़ हो जाएगी, 360 कैसे आएगा, तो गिन के देख लेते हैं। देखो यहां तुमने 1 डिग्री से शुरू किया, 180 से जस्ट पहले क्या आता है, 179। यहां पे भी तुमने 1 डिग्री से शुरू किया, 180 से जस्ट पहले क्या आता है, 179, है ना। तो 179 प्लस 179 जोड़ के देखो तो ये कितना आता है, 358। अब देखो तुमने 1 से शुरू किया था, 0 को तो जोड़ा ही नहीं, एक लाइन 0 की छोड़ो। तुमने 179 पे खत्म किया था, 180 को तो जोड़ा ही नहीं, एक लाइन 180 की जोड़ो, आ गया 360। तो हमने अर्थ के एक एक डिग्री के 360 टुकड़े भी कर दिए और कोई दिक्कत भी नहीं आई। जो 1 से 179 यहां पे आपने लाइंस खींची है उनके पीछे लिख देना ईस्ट यानी कि पूर्व, और जो इस तरफ लाइन खींची है उसमें लिख देना वेस्ट यानी कि पश्चिम, है ना। जैसे उदाहरण मैं कहूं 40 डिग्री पूर्वी अक्षांश, 40 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यहां डालो, ये हो गया 40 डिग्री पूर्व। मैं बोलूं 40 डिग्री पश्चिम, तो यहां खींचो, ये हो गया 40 डिग्री पश्चिम। क्या दिक्कत है, ओके। तो बात क्या सीखी आपने, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, 360, कर लोगे, ओके। फिर देखो अगली बात जो है, मैं कुछ लाइंस लिख रहा हूं। पहली बात, 0 डिग्री देशांतर मानचित्र को दो बराबर भागों में बांटता है। इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है, मानक समय रेखा भी कहा जाता है। मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स द मैप इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड इट इज आल्सो नोन एज क्या, ग्रीनविच ग्लोबल मेरिडियन टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम। क्यों ग्रीनविच शब्द कहां से आया, यह रेखा इंग्लैंड की राजधानी लंदन के पास ग्रीनविच नामक कस्बे से गुजरती है। बिकॉज दिस लाइन पासेस थ्रू, कहां से गुजरती है, ग्रीनविच टाउन नियर लंदन, ठीक है। एक्चुअली हमने इसको मानक समय क्यों बोला, इसका भी अपन कैलकुलेशन करते हैं क्या चीज है, बट उससे पहले आप एक चीज और सीख लो कि 180 डिग्री देशांतर एक उभयनिष्ठ रेखा है, यह रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या,
ग्लोबल डेट लाइन, तिथि क्या, डेट, तारीख, और यह रेखा प्रशांत महासागर में बेरिंग जल संधि से गुजरती है। कहां से गुजरती है? बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ठीक है, मैप में बताऊंगा मैं अभी बेरिंग जल संधि का है, चिंता मत करो आप उसकी। पर अब आप इसका लॉजिक समझो पहले कि ये मैंने जो 2 पॉइंट लिखे इसका क्या है। देखो, देशांतर रेखाएं जो है ना, इनका हम जो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो टाइम मेजरमेंट में करते हैं, समय के मापन में करते हैं। इसका बहुत सिंपल अप्रोच है। ऐसा क्यों करते हैं हम? बेसिकली क्या है, आप देखो, बहुत पुराने समय से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सूर्य के आधार पर जो है, सन के अराउंड, हम हमारे यहाँ पर समय का मापन करते हैं। जैसे भाई सूर्योदय हुआ, सुबह हो गई, 12 बज गई, सर पे आ गया, है ना, सूर्य ढल गया, शाम हो गई, वगैरह वगैरह। सौर घड़ियाँ भी होती थी पहले, सोलर क्लॉक्स होती थी वगैरह। तो हमने अब क्या माना है, हमारी पूरी अर्थ 360 लाइंस में बटी हुई है, रेखाओं में बटी हुई है। हम ये मानते हैं कि अर्थ की जो 360 लाइंस है, उनमें से दिन में एक बार कोई एक लाइन सूर्य के बिल्कुल क्या होगी, सामने होगी। समझ रहे? यानी कि जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो हर लाइन एक एक बार सूर्य के सामने जरूर आएगी। और एक बार जो लाइन आ गई, उसका नंबर वापस कब आएगा? जब सर्कल पूरा हो जाएगा। सर्कल पूरा करने का मतलब है आपने कितने डिग्री का चक्कर लगा लिया? 360 डिग्री का चक्कर लगा लिया। जो मैंने बात आपको मुंह से बोली है, मैथमेटिकली अगर लिखूं तो अर्थ 24 घंटे में कितने डिग्री का चक्कर लगा लेती है? 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है ना, तो टोटल कितने डिग्री हो गए? 360। तो एक घंटे में अर्थ कितना चक्कर लगा लेगी? 360 में क्या करें, 24 का भाग दे दें। 24 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा। चलो थोड़ा और करते हैं कैलकुलेशन। 15 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। 1 घंटे को मैं और क्या लिख सकता हूं? 60 मिनट लिख सकता हूं। 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री घूमने में क्या लगेगा? 60/15, 4 मिनट। यानी कि अर्थ को अपनी एक्सिस पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। आइडिया हुआ? मान लो ये मेरी जो उंगलियां हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, है ना, लॉन्गिट्यूड्स है। मान लो वाला देशांतर बिल्कुल सन के सामने है अभी, तो अगले 4 मिनट बाद ये 1 डिग्री है, अगले 4 मिनट बाद 2 डिग्री, उसके अगले 4 मिनट बाद 3 डिग्री, उसके अगले 4 मिनट बाद ये 4 डिग्री, एंड सो ऑन। हर 4 मिनट में एक नया देशांतर क्या होगा? सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाएगा। आप सोचो, हमारे पास 1 से लेके 180 तक देशांतर थे। 180 वाला जो देशांतर है 180 डिग्री, वो तो एक ही लाइन है ना। मान लो ये 180 बिल्कुल सन के सामने है और ये निकल गया। अब ये पूरा चक्कर कंप्लीट करके वापस जब सन के सामने आएगा, तब हम मानेंगे कि पृथ्वी पर एक दिन कंप्लीट हो गया है। देखो, जब सर्कल होता है ना, तो उसका ना तो एंड होता है, ना बिगिनिंग होती है, ना आदि है, ना अंत है। आप कहीं से भी शुरू करो तो कहीं तो मानना पड़ेगा ना कि यहां से शुरू हुआ। अब हम कहते हैं भाई अर्थ का एक दिन पूरा हो गया, तो कहीं से तो माने भाई, तारीख चेंज कैसे करेंगे? तो हम मानते हैं कि 180 डिग्री देशांतर जब एक बार सूर्य से सामने से निकलने के बाद वापस सूर्य के सामने आ जाएगा, तब हम मानेंगे कि अर्थ का एक दिन पूरा हो गया है। इसीलिए हमने 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोला है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला है, इंटरनेशनल डेट लाइन बोला है। मैप के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ये कहां पर है, तो आप देखिएगा, जैसे हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, इस वर्ल्ड के मैप में आप देखें तो यहां पर ये जो आपको दिखता है ये है अलास्का, ठीक है, और यहां पर ये जो दिखता है आपको ये है साइबेरिया। साइबेरिया रशिया में है। अब मैप ठीक है आपने ऐसे ले लिया, बट अर्थ ऐसी तो नहीं है। मतलब इन दोनों कोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो अलास्का और साइबेरिया एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे? चिपक जाएंगे। तो इन्हीं के बीच में से हमने किसको पास किया है? 180 डिग्री को, यहां पर भी और यहां पर भी 180 डिग्री, एक ही लाइन है।
अलास्का और साइबेरिया के बीच में एक छोटा सा आने जाने का रास्ता है, पानी का रास्ता है, उसी को हम बोलते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। जल संधि कुछ नहीं है, पानी की नहर होती है ना, नहर, नहर क्या होती है, दो बड़े कोई पानी के स्रोत है उनको जोड़ती है। नहर बहुत नैरो रास्ता होता है, नहर होती है ना, कैनाल। तो अगर ऐसी कोई चीज प्राकृतिक है तो फिर उसको अपन क्या कह देते हैं, उसको अपन स्ट्रेट बोल देते हैं। काम वही नहर वाला ही है, परंतु ये नेचुरल है। तो बेरिंग स्ट्रेट क्या करती है, ऊपर आर्कटिक सागर है, आर्कटिक सागर, नीचे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है, इन दोनों को जोड़ती है और अलास्का को साइबेरिया से सेपरेट करती है। मैं जल संधि आपको अलग से पढ़ाऊंगा, आप यहां पर सिर्फ इतना सा याद रखिए, 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो कि कहां से गुजरती है, अलास्का और साइबेरिया के बीच में बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। और अगर महासागर का नाम पूछ रहे तो प्रशांत महासागर बोल दें। ठीक है, अब आते हैं अपन मेन अपना काम जो है समय का मापन। ये पूरी कैलकुलेशन याद नहीं रखनी है, आप सिर्फ ये वाली कैलकुलेशन याद रखो कि अर्थ अपने एक्सिस पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का टाइम लेती है, पहली बात। और दूसरी बात, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व की ओर घूर्णन करती। क्या मतलब है इसका, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान दो इस बात पे, वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। इसीलिए तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम से घूमती है, इसीलिए वो सूर्य पूर्व से निकल के और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना, इसी से अपना आगे का जो पूरा पर्पस है वो सॉल्व होगा। क्या पर्पस है हमारा, मैंने अभी आपको लिखा था, देशांतर रेखाओं का प्रयोग समय के मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, आपको अगर किसी भी चीज का मेजरमेंट करना है ना, मेजरमेंट, तो यार मेजरमेंट करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूं यार दिल्ली कितना दूर है, तो एक पॉइंट तो फिक्स हो गया दिल्ली, है ना। दूसरा पॉइंट तो मैंने बताया ही नहीं, आपके जिले से, मेरे जिले से, या जयपुर से, चेन्नई से, बैंगलोर से, दिल्ली और कहीं से, मैंने बताया ही नहीं। मैंने एक पॉइंट फिक्स कर दिया, दिल्ली। बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हमने जब बोला कि भाई विश्व के अंदर कोई एक ऐसी लाइन, स्टैंडर्ड लाइन होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग विश्व के बाकी देश जो हैं अपने अपने समय का मापन कर सके, तो पूरे विश्व की मानक समय रेखा हमने किसको माना, 0 डिग्री को। कि सारे देश जो अपना टाइम मेजर करेंगे वो किससे करेंगे, 0 डिग्री से करेंगे। इसके लिए कहीं बैठ के भी हुई हैं, अंतरराष्ट्रीय देश मिले हैं, बैठे हैं, एग्री हुए हैं, सिस्टम डेवलप हुआ है, बहुत चीजें हुई। फिर उन्होंने हर देश को बोला कि भाई आप अपने देश का एक या एक से ज्यादा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको सेलेक्ट करिए जो आपके देश का स्टैंडर्ड टाइम हो। तो भारत को भी बोला, तो भारत ने क्या करा, बड़ा सिंपल अप्रोच लगाया। भारत ने क्या करा, उसने कहा देखो हम मतलब भारत शुरू होता है 68 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, भारत का जो देश है वो शुरू होता है और खत्म होता है 97 डिग्री पे। एग्जैक्टली 68 डिग्री 7 मिनट है और 97 डिग्री 25 मिनट है, पर आप समझो 68 से शुरू होना, 95 पे खत्म होना। भारत ने बोला देखो हमारे देश के बिल्कुल बीचों बीच में से जो अक्षांश गुजरता है, देशांतर गुजरता है सॉरी, वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो देखो 68 और 97 का मिड पॉइंट निकालना है। 97 में से 68 घटाओगे तो आएगा 29, 29 का हाफ करोगे तो आएगा 14.5। ठीक है, मिड पॉइंट ऐसे ही तो निकालते हैं। अब 68 में 14.5 जोड़ के देखो आप, 68 में 14.5 जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, 82 डिग्री। तो भारत ने बोल दिया
हमारा स्टैंडर्ड टाइम किसके अकॉर्डिंग होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये हमारा मानक समय है, भारत ने बोल दिया। अब सोचो, मान लो कि आप 0 डिग्री पे खड़े हो, आपको चल के जाना है, कहां पे? 82.5 तक चल के जाना है। सोचो आपको 1 डिग्री चलने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 0 से 82 डिग्री तक चले गए तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 82 का। तो 82 डिग्री चलने में तुमको कितना टाइम लगेगा? 82 इंटू 4 कर दो, यह आएगा 328 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधे डिग्री में भैया कितने मिनट? 2 मिनट। टोटल आंकड़ा कितना आ गया? 330 मिनट आ गया। समझ रहे हो आप? मिनट में कभी अपन बात करते नहीं है, हम तो बात किस में करते हैं? घंटों में। तो 330 मिनट को घंटे में चेंज करना है, 60 का भाग दे दो, तो टोटल 5 बार तो चला जाएगा, तो 5 घंटे पीछे 30 बच जाएंगे, तो 30 मिनट। या तो 5 घंटे 30 मिनट लिखो या 5.5 घंटे लिख दो। इसका मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय जिसको हम बोलते हैं जीएमटी, भारतीय मानक समय जिसको हम बोलते हैं आईएसटी, उसमें कितने घंटे का डिफरेंस है? 5.5 घंटे का डिफरेंस। अगला सवाल, 5.5 घंटे आगे या पीछे? तो भैया जिसको सूर्य के दर्शन पहले हो गए उसका समय आगे, जिसको सूर्य के दर्शन बाद में हुए उसका समय पीछे। तो देखो, हम है पूर्व दिशा में, भारत कौन सी दिशा में भाई? पूर्व दिशा में। सूर्योदय कौन सी दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। तो सूर्य की किरणें पहले कहां पड़ेगी? पहले भारत पे पड़ेगी, फिर कहां पड़ेगी? 0 डिग्री पे पड़ेगी। इसका मतलब भारतीय मानक समय अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे चलता है, प्लस में चलता है। मोबाइल वगैरह में कभी टाइम वगैरह एडजस्ट करोगे ना, उसमें लिखा हुआ आता है +5:30 जीएमटी। जीएमटी से 5.5 घंटे प्लस में मतलब आगे। ओके, ये अक्षांश और देशांतर में आने वाला मैक्सिमम सवाल है, और मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज भी दे देता हूं। आपको मानक समय बताना है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन करनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मैं आपको लंदन का टाइम देता हूं, एक नई दिल्ली का टाइम देता हूं, और भारत में एक ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो होता है अभी, तो नई दिल्ली की जगह जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कुछ भी लिखा होता, पटना लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, फर्क कुछ नहीं पड़ता। 5.5 का अंतर मतलब 5.5 का अंतर। मान लो मैं कहता हूं लंदन में अभी बजे हैं सुबह के 9, या फिर मैं बोलूं कि लंदन में बजे हैं अभी रात के 11:30, तो आपको नई दिल्ली का टाइम बताना है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि नई दिल्ली में अभी बजे हैं शाम के 6:30, या फिर नई दिल्ली में अभी बजे हैं सुबह के 8, तो आपको लंदन का टाइम बताना है। बहुत सिंपल है, हमारा समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है, तो लंदन का समय दिया है, नई दिल्ली का पूछा है तो 5.5 घंटे प्लस कर दो, और नई दिल्ली का समय देके लंदन का पूछा है तो 5.5 घंटे घटा दो। वीडियो को पॉज करो, एक बार इसकी कैलकुलेशन करो, फिर वापस वीडियो प्ले करो, देखो आंसर सही आता है कि नहीं। ठीक है, देखो 9 AM सुबह के, यानी कि तुम्हारे सुबह के 9 अभी बजे हैं, हमारे हो गए, तो 5.5 घंटे जोड़ो। सुबह के 9 में 5 घंटे जोड़ोगे तो दिन के 2 बज जाएंगे, आधा घंटा और जोड़ दो, दिन के 2:30 बजेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 2:30 PM। 11:30 रात के इनके अब बजे हैं, हमारे हो गए भाई, है ना? तो रात के 11:30 में 5.5 घंटे जोड़ो, तो पहले तो आधा घंटा जोड़ा तो 12 में 5 जोड़े तो 5, सुबह के 5 बज जाएंगे। यहां पे देखो नई दिल्ली में अभी सुबह के 6:30 बजे, इनके अभी बजने हैं, हमसे पीछे है ना, तो सुबह के शाम के 6:30 में से 5.5 घंटे घटाओ, पहले तो आधा घंटा घटा दो, तो 6 में से 5 घंटे और घटाए तो एक क्या PM ही रहेगा। देखो कैलकुलेशन में जब तक 12 नहीं आता ना, 12 को पार नहीं करते हो, तब तक AM PM चेंज नहीं होता। जैसे इस पोजीशन में देखो, नई दिल्ली में अभी सुबह के 8 बजे, इनका टाइम तो हमसे पीछे है, तो सुबह के 8 में से 5.5 घंटे घटाओ, 8 में से 5 घटाए तो कितना आएगा? 3। हाँ 3, और 3 में से आधा और घटाया तो क्या आ जाएगा? 2:30। 12 आया नहीं तो AM का AM ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कंसेप्ट है।
आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें मैं बार बार अक्षांश, देशांतर, इन चीज़ों का प्रयोग करूंगा, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि मैं जैसे जैसे बोलता हूँ आप पॉज कर करके वो पूरी लाइंस जो है आप जैसे भी है उसको मैनेज करके एक जगह लिख दीजिए। बैठे बैठे आप आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।